दोस्तों S CCC एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उसी लेसन में पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के तत्व, वायुमंडल के विभिन्न तत्व, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यदि आप अगली वाली वीडियो देखे होंगे, यदि आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को भी देख करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों को। अब देखिए वायुमंडल की विभिन्न परत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात पढ़ेंगे इसमें तापमान, पवन क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, वर्षा क्या होता है और आर्द्रता क्या होता है। इस वायुमंडल के विभिन्न तत्वों में हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे, पवन क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, वर्षा क्या होता है और आर्द्रता क्या होता है। इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं तापमान क्या होता है। तो गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, है ना। गर्माहट और ठंडेपन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तापमान कहा जाता है। अब देखिए जो ताप मापने की जो इकाई होती है ना, वो हम लोग ताप, है ना, किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ताप किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में, है ना। और जो ताप मापने की इकाई जो होती है थर्मोमीटर होती है। क्या होती है आपका? थर्मामीटर, या जिसे हम लोग कह सकते हैं ताप मापी यंत्र। पूछा जाता है ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो ताप मापा जाता है आपका थर्मामीटर के द्वारा या ताप मापी यंत्र के द्वारा। और ताप किस में मापा जाता है? तो ताप जो मापा जाता है आपका डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। और इसकी और सारी इकाई होती है, लेकिन जो आपकी एसआई पद्धति में जो इसका एक मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। जो इसका इकाई होती है डिग्री सेल्सियस होती है। फ़ारेनहाइट में भी ताप मापते हैं, बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, तो लेकिन ताप मापने की जो इकाई होती है आपकी डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, तापमान तो पढ़ चुके हैं, इसके बाद से जानेंगे, है ना। अब तापमान, जब आप जानते हैं कि तापमान यानी पृथ्वी सूर्य से जो प्रकाश आती है और प्रकाश आकर के पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी को क्या करती है? गर्म कर देती है। यानी किसका तापमान आता है? सूर्य का तापमान आता है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसमें बोला है कि सौर विकिरण क्या होता है। सौर विकिरण क्या होता है? आप जानते हैं कि जो सूर्य के, है ना, विकिरण को, सूर्य के विकिरण को, यानी जब सूर्य के किरण का जब प्रसार होता है, जब सूर्य के किरण का प्रसार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। जैसे यहाँ से आपका सूर्य की किरण निकल रही है और निकल के क्या करती है? फैलती है ना। तो इस किरण को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। और ये जब सौर विकिरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, यहाँ पे पृथ्वी पर पड़ती है, तो ये क्या करती है? पृथ्वी को हीट करती है, यानी पृथ्वी को क्या करती है? आपका गर्म। और जब पृथ्वी को गर्म करती है तो पृथ्वी को जब गर्म करती है तो इसके अंदर से तापमान निकलता है ना। इसके अंदर से क्या निकलता है? तापमान, यानी गर्मी निकलती है। और ये गर्मी निकल करके क्या करता है? हमारे वायुमंडल को गर्म कर देता है। किसको? वायुमंडल को। और जब वायुमंडल को गर्म कर देता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य, है ना, सूर्यातप कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है। आपको समझ में आ गया सौर विकिरण क्या होता है और सूर्यातप क्या होता है ना। जब सौर विकिरण की, जब सूर्य से जब किरणें आती हैं, यानी जो फैलती हैं तो सौर विकिरण होती है। और जो सब सौर विकिरण पृथ्वी पे आती हैं तो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं। और पृथ्वी के धरातल को जो गर्म करते हैं तो गर्म, इसमें से क्या निकलती है? आपकी उष्मा। और उष्मा जो होती है आपको क्या करती है? हवाओं को गर्म कर देती है, यानी हवा को क्या करती है? गर्म कर देती है, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। और आपको पता होगा कि, है ना, पृथ्वी के धरातल पे, है ना, सबसे गर्म हवा पाई जाती है, यानी वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है। आप वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़े थे, उसमें आपको पता होगा, है ना, कि नीचे धरातल पे क्या होता है? आपका वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है ना। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल क्या होता जाता है? ठंडा होता जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत देखे होंगे, हिमालय पर्वत की चोटियों पर क्या होता है? बर्फ जमा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। और तापमान कम होने के कारण वहाँ पर क्या जमता है? आपका बर्फ जमता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तापमान, सौर विकिरण और सूर्य, है ना, सूर्यातप क्या होता है। अब देखिए वायुदाब, है ना, वायुदाब किसे कहते हैं? तो वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। और दाब कौन लगाएगा? जिसमें भार होगा। जिसमें भार नहीं होगा वो दाब नहीं लगाएगा। तो क्या वायु में भार होता है? हाँ, प्रूफ करके आप बता सकते हैं कि वायु में भार होता है ना। जैसे आप दो बैलून लीजिएगा और दोनों बैलून को बराबर बराबर हवा उसमें भरिएगा और हवा भरने के बाद उसे किसी तराजू पर रखेंगे तो दोनों बैलून का भार क्या होगा? समान होगा। लेकिन एक बैलून में पिन चुभा करके देखिएगा, एक बैलून से जब हवा निकल जाएगा तो वो बैलून हल्का हो जाएगा और जिसमें हवा भरा रहेगा वो बैलून क्या रहेगा? आपका भारी रहेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हवा में भार होता है। तो जब हवा में भार होता है तो क्या करेगा? दाब डालेगा, है ना। तो जिसमें भार होता है वो क्या करता है? दाब डालता है। तो ये कह रहे हैं कि वायुदाब किसे कहते हैं? वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहा जाता है? वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा, है ना। वायुदाब किसके द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा, है ना। अब ये सोचिए कि वायुदाब माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं, है ना।
वायु दाब माप की इकाई जो प्रयोग करते हैं उसे हम लोग मिली बार कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं, है ना, या कहीं कहीं हम लोग बार भी कहते हैं। मिली बार, पास्कल, या क्या कह सकते हैं, बार कहते हैं। और आपको पता है कि एक बार में होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये पूछा जाता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, वायु दाब किस में मापते हैं, बैरोमीटर से, है ना, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और वायु दाब मापने की जो इकाई होती है, जिस इकाई द्वारा, है ना, माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिली बार, या क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब ये सोचिए कि एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं होता है। अब जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं होता है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं होता है? क्योंकि जो पृथ्वी का धरातल होता है वहाँ का हर जगह का तापमान एक समान नहीं होता है, और जो वायुदाब होता है ये पृथ्वी के तापमान पर भी निर्भर करता है। सर्वाधिक जो वायुदाब होता है, आपका सबसे भारी जो हवा होती है, ये ध्रुवों पर पाई जाती हैं, और जो हल्की हवाएं होती है कहाँ पाई जाती हैं, आपके केंद्रों पे, यानी विषुवत रेखाओं पे पाई जाती हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वायु दाब में लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं लंबवत विभिन्नताएं कैसी होंगी और क्षैतिज विभिन्नताएं कैसी होंगी। तो अब लंबवत का मतलब देखिएगा, जैसे लंबवत का मतलब कहा जाता है ना। अब जैसे लंबवत का मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका ऐसे, है ना, लंबवत, या ये आपका क्या है, आपका ऊर्ध्वाधर है ना, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। अब इसमें हम कह सकते हैं इसमें भी भिन्नताएं कैसे पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पे, है ना, तापमान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के, है ना, ऊपरी सतह पे, ये पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के धरातल पर तापमान सबसे अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की जो हवा होती है ना, ये हल्की होती है, यानी जो इसका घनत्व होता है ये सबसे कम होता है ना। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। तो क्या होती है कि ये हवाएं, हल्की जो हवाएं होती हैं, यानी जो गर्म हवाएं होती है, ये ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठ के, है ना, ऊपर उठती चली जाती हैं, और जो ठंडी यानी भारी हवा होती है वो फिर क्या होती है, नीचे जाती हैं। तो ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसके कारण क्या होता है आपका, है ना, ऊर्ध्वाधर या लंबवत, इसके अनुसार क्या होता है, उसमें जो इसका वायुमंडलीय दाब होता है इसके अनुसार क्या होता है, आपका बदलता रहता है। तो पृथ्वी के धरातल पर, है ना, वायुमंडल का जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है, और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सबसे कम होता है धरातल पर। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल का, यानी वायु दाब का घनत्व, यानी वायु का घनत्व क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है, और, है ना, वायु जो घनत्व होता है वो बढ़ता जाता है, और वायु दाब भी क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग समझ सकते हैं धरातलीय या क्षैतिज वितरण, है ना, धरातलीय या क्षैतिज वितरण। जैसे आपको पता है कि धरातलीय या क्षैतिज वितरण के अनुसार, है ना, ये अक्षांशीय वितरण भी, इसको अक्षांशीय वितरण भी कह सकते हैं। ये पृथ्वी पे अक्षांश, यानी पृथ्वी, अभी बोले हैं कि पृथ्वी पर जो हर जगह तापमान एक समान नहीं होता है, तापमान क्या होता है, बदलता रहता है। जो केंद्रों पे होता है, यानी विषुवत रेखाओं पे, और सबसे कम तापमान कहाँ होता है, आपका ध्रुवों पे। तो विषुवत रेखाओं पे सबसे अधिक तापमान होता है, तो यहाँ वायु दाब क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना, यानी वायु का घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ वायु का भार क्या होगा, सबसे कम होगा। जब वायु भार कम होगा तो वायुदाब भी कम होगा, और ये घनत्व भी कम होगा। और ध्रुवों पे जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी वायुदाब भी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फिगर द्वारा समझते हैं। ये फिगर आपके सामने लिखा गया, दिखा है ना, यहाँ पे बनाया गया, इसको देखिएगा। जैसे बोला गया है कि इसको धरातलीय या क्षैतिज वितरण के अनुसार, इसको अक्षांशीय वितरण के अनुसार हम लोग 4 भागों में विभाजित किए। पहला भाग आपका विषुवतीय या ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय, विषुवतीय या ध्रुवीय, बोले विषुवत रेखीय, या इसे हम लोग कह सकते हैं निम्न वायुदाब। यहाँ का जो वायुदाब होता है निम्न वायुदाब होता है। ठीक, अब उपोष्ण या उच्च वायुदाब, है ना, उपोष्ण या उच्च वायुदाब। अब देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, 10 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो वायुदाब पेटी पाई जाती है वो आपका विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री से आपका 35 डिग्री के बीच जो आपकी वायुदाब, है ना, आपका 10, ठीक है, 23.5 से 35 डिग्री के बीच जो वायुदाब पेटी पाई जाती है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ का जो दाब होता है क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है ना, ये 23.5 से 35 डिग्री के बीच पाई जाती है ना। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, अब ये सोचिए कि फिर निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न। तो अब जब निम्न जाएंगे यहाँ पे तीसरे में, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच आपकी पाई जाती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। और जब सबसे ऊपर जाएंगे, ध्रुवों पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी पाई जाती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो आपका एकदम बिल्कुल ध्रुवीय पे होता है। अभी देखिए, ये कहने का मतलब जब मैं उत्तरी गोलार्ध में बताते गया हूँ तो ये आपका ये विस्तार आपका ऐसे आ जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध में। जो आपका उत्तरी गोलार्ध में आप पढ़ते गए हैं वही विस्तार आपका आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इनका जो विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में होता है।
है ना। इसका विस्तार क्या होता है आपका दोनों गोलार्धों में। तो ये कह रहा है कि अक्षांशीय वितरण के अनुसार जो वायुदाब को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे, है ना। विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय, दूसरा उपोष्ण, तीसरा उपध्रुवीय और चौथा आपका ध्रुवीय। तो पहला में आपका निम्न वायुदाब, फिर दूसरे में आपका उच्च वायुदाब, फिर तीसरे में निम्न वायुदाब, फिर चौथे में क्या आपका उच्च वायुदाब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल इनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।